हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ इंटरेस्ट में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की जो सीरीज चल रही थी उसका एपिसोड 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत बुक से चैप्टर 1 भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी संविधान की, क्या कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल में इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हो, क्या बात है। मैंने आपसे इतनी बार कहा है कि समझ में ना आए तो भैया हमें बता दो कमेंट करके, तो हम उसे दूसरे तरीके से समझाएं, है ना। लेकिन अब तो व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। चलो सब्सक्राइबर की बात छोड़ो, मत करवाओ। नहीं भैया, व्यूज़ तो अच्छे आने चाहिए, तो हमारा ही मन अंदर से और मोटिवेशन दौड़े कि नहीं भैया, लोगों को कुछ और अच्छा दो, और अच्छा दो, है ना। तो भैया शेयर कीजिए प्लीज़, है ना, जिससे कि आप लोगों को हम बेटर से बेटर चीज़ें दे सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम लिए। हमने एपिसोड 3 में पढ़ चुके थे हम। ताज का शासन था 1857 का भारत शासन अधिनियम, है ना। भारत शासन अधिनियम था 1857 भारत सरकार अधिनियम था, शासन अधिनियम नहीं है, सॉरी, सरकार अधिनियम है। तो 1857 की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हुआ कि भारत में शासन करने की प्रक्रिया में कुछ भारतीयों को भी शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि 1870 में विद्रोह हो चुका था। तो उसके बाद सरकार को लगा कि कुछ भारतीयों को शामिल कर लेना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत जो है 1861 में और 1861, 1892 में और 1909 में 3 भारत परिषद अधिनियम लागू किए गए क्रमशः। ठीक है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण कानून माने जाते हैं भारतीय संविधान में। तो 1961 का भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है कि जो गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद थी, वायसराय कार्यकारिणी परिषद, उसमें जो है कुछ भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करना लागू हो गया इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, तो जो वायसराय था वो कुछ भारतीयों को कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता था। यानी गैर सरकारी वो सदस्य जो है सरकारी नहीं होते थे, वो गैर सरकारी होते थे। ठीक है, बस कार्यकारिणी परिषद का भाग होते थे, तो सरकारी नहीं होते थे, अंग होते थे। तो वायसराय जो है उनको मनोनीत कर सकता था। उसके अंतर्गत वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1962 में 3 भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दीनकर राव को कार्यकारिणी परिषद में कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया। ठीक है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में कानून बनाने की प्रक्रिया में कुछ भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत वायसराय कुछ भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। ठीक है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को शामिल किया। ठीक है, अब दूसरी क्या हुई, इस अधिनियम ने दूसरा चेंज क्या हुआ, इस अधिनियम ने जो है जो मुंबई और मद्रास की जो कानून बनाने की प्रक्रिया उनसे छीन ली गई थी, उन्हें दोबारा वापस कर दी। ठीक है, तो उन्हें दोबारा वापस कर दी। तो इस प्रकार जो है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया होती है। जो केंद्रीकरण हमने 1773 में जो है ब्रिटिश सरकार ने किया था, उसके विपरीत हो गया। ठीक है, तो विपरीत हो गया। जो 1773 में हमने केंद्रीकरण किया था, तो इस अधिनियम द्वारा मुंबई तथा मद्रास की कानून बनाने की प्रक्रिया को मुंबई तथा मद्रास की जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी, कानून बनाने
प्रक्रिया को कानून बनाने की जो शक्ति थी, प्रक्रिया शक्ति का जो मतलब पानी की जो शक्ति को पुनः वापस कर दिया गया, पुनः वापस कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि दबाव हो रहा होगा, ठीक है, तो वापस कर दिया गया। इसके अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा पंजाब में क्रमशः 1965, 1966 और 1997 में प्रांतीय विधान परिषद स्थापित की गई। प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया, का गठन किया गया। का गठन किया गया, ठीक है, ठीक है। चौथा काम क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारी परिषद थी, उन्हें गवर्नर जनरल को और अधिक नियम व कानून बनाने की शक्ति दी गई, ठीक है, जिसके अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1959 में लागू किए गए पोर्टफोलियो सिस्टम को भी मान्यता दी गई। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था? जैसे हमारे यहाँ मंत्रिमंडल वितरित किए जाते हैं, अभी प्रेजेंट में जो मंत्रिमंडल बांटे जाते हैं, ऐसे पोर्टफोलियो सिस्टम, यही पोर्टफोलियो सिस्टम था। मतलब तो उसमें भी एक मंत्री होता था, वो एक या एक से अधिक विभाग उसको दे दिए जाते थे संभालने के लिए, एक या एक से अधिक विभाग दे दिए जाते थे। वित्त मंत्रालय हो गया, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मतलब जितने मंत्रालय होते हैं तो एक से अधिक मतलब मंत्रियों को बांट दिए जाते थे। मतलब ये पोर्टफोलियो सिस्टम इसमें लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था, ठीक है। तो 1800 में इस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय को कार्यकारिणी परिषद के कार्य संचालन के लिए कार्यकारिणी परिषद के कार्य संचालन के लिए और अधिक कानून बनाने की और अधिक नियम व कानून बनाने की शक्ति दी गई और इसके द्वारा
पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता दे दी। यहाँ से लिख रहे हैं हम, ठीक है। सिस्टम को मान्यता दे दी गई, ठीक है ना। पोर्टफोलियो सिस्टम में मान्यता दे दी गई। पोर्टफोलियो सिस्टम आप समझ होंगे कि एक मंत्री को एक से अधिक मंत्रालय वितरित कर दिए जाते थे, और वह जो मंत्री होता था वो मतलब उस मंत्रालय के ऊपर केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद के द्वारा अंतिम आदेश जारी करने के लिए सक्षम होता। तो अंतिम आदेश जो है वही मंत्री जारी कर सकता था, जो मतलब मंत्रालय उसको बांट दिया गया, मतलब दे दिया गया। 4-5 में क्या प्रावधान था, ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें इसके अंतर्गत जो है वायसराय को आपात स्थिति में, इसमें वायसराय को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। बिना कार्यकारिणी परिषद के सलाह द्वारा, ठीक है। ऐसे जो है वायसराय को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इसके लिए उसे जो है कार्यकारिणी से किसी प्रकार की सलाह या सहानुभूति लेने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो भैया बताइए इससे अच्छा और कैसे समझाएं हम आपको। नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट करके बताइए, हम देखते हैं कुछ ना कुछ तो हम हल निकाल ही लेंगे, इतना तो हमें भरोसा है अपने आप पे। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ नहीं तो कुछ तो समझ में आएगा ही, ठीक है ना। तो राइटिंग ही बढ़िया लिखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ओके, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं 1892 के भारत परिषद अधिनियम पर, ठीक है। आपने देखा होगा कि पहले जो है ब्रिटिश सरकार दबाव बना रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, है ना। तो सरकार इंडिया के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर मतलब दबाव बना रही थी। अब जो है हमारे भारत की जो जनता ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाने लगी, ठीक है। तभी तो उनको लगा कि भारतीयों को भैया शामिल करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो हंगामा कर डालेंगे। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है जो, उससे पहले पढ़ा था ना 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो उसमें मतलब 3 सदस्यों को शामिल किया गया था। अब भारतीयों ने कहा कि 3 ही सदस्यों को क्यों, और ज़्यादा सदस्यों को भी तो शामिल करो। तो यह 1892 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत जो है गैर सरकारी सदस्य के रूप में या और अधिक भारतीय सदस्यों को केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों में शामिल किया गया, ठीक है। हालांकि जो बहुमत होता था वो सरकारी सदस्यों का ही रहता था, ठीक है ना। हालांकि जो बहुमत होता था वो सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसके अंतर्गत
केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अतिरिक्त गैर सरकारी, पहले भी गैर सरकारी थे, अब भी गैर सरकारी थे, सदस्यों का नामांकन को मनोनीत किया गया। मनोनीत किया गया। हालांकि जो बहुमत होता था, बहुमत होता था जो मतलब ज़्यादा लोग पूरी परिषद में जो मतलब 15 लोग हैं तो 5 जो हमारी भारतीय हुए, 10 लोग मतलब उनकी बेटे हुए, तो ऐसे बहुमत सरकारी लोगों का ही रहता था, सरकारी सदस्यों का ही था, ठीक है। इसको दूसरा क्या हुआ, इसके अंतर्गत विधान परिषद के कार्य में वृद्धि है। विधान परिषद के कार्य में वृद्धि कर दी, यानी अब कर दी। अब बजट पर बहस कर सकती थी, तथा कार्यकारिणी के प्रश्नों का उत्तर देना होता था, यानी वह बजट पर बहस कर सकती थी और कार्यकारिणी के प्रश्नों का उत्तर देना होता था उसको, ठीक है। 2, 3 आज बारिश हुई तो बहुत मतलब गर्मी ज़्यादा है आज, है ना। अब तीसरा प्रावधान क्या हुआ, का उत्तर दे सकती थी। कि जो इसके अंतर्गत केंद्रीय कार्यकारिणी में जो गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किए जाते थे, जो गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किए जाते थे, उनका निर्वाचन, उनको वायसराय मनोनीत करता था, मनोनीत करता
वो तो जो है भाषा मनोनीत करता था। तो हम अपनी मैगजीन लोड कर लें थोड़ा, 2 मिनट रुकिए आप लोग। भाषा मनोनीत करता था, परंतु जो प्रांतीय विधान परिषद थी, जो प्रांतीय विधान परिषद थी, उनमें गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन होता था। सदस्यों का निर्वाचन गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन होता था गवर्नर जनरल जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार आदि की जो सलाह करता था, जो मतलब केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद थी उनमें तो गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन था वो वायसराय करता था। तो प्रांतीय विधान परिषदें थी, उनका जो चुनाव है वो मतलब विश्वविद्यालय, व्यापारिक संघ, जमींदारों और जो क्या कहते हैं जिला परिषद, नगर पालिका आदि की जो सलाह होती थी उनकी आदि की मशवरे और सलाह पर करता था, है ना, आदि की सलाह पर करता था। तो इस प्रकार 1892 का जो अधिनियम था उसमें मतलब एक प्रकार से चुनाव का प्रयोग किया गया, अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रयोग किया गया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। तो छोटे अधिनियम में कहीं चुनाव का मतलब शब्द का नाम है ही नहीं, बस ऐसे छोटा सा चुनाव कह सकते हैं, चुनाव के रूप में होता था। तो ये हुआ हमारा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है ना। तो इसी प्रकार केंद्रीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की जो मतलब मनोनीत करने की प्रक्रिया होती थी वो सीमित और परिचित चुनाव के रूप में होती थी, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग अधिनियम में नहीं किया। तो भैया कैसा लगा आपको ये एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताना भाइयों, जो भी देखे तो कमेंट करके जो है जरूर बताना। भैया बड़ी मेहनत लगती है एपिसोड बनाने में, है ना। देखिए कितना पसीना आता है, वो तो हम पहुँचते रहते हैं ना, तो पसीना आता है, गर्मी भी सहन करनी पड़ती है, पढ़ना भी पड़ता है। तो भैया आप एक कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने से जो है हमें खुशी मिलती है कि हाँ हमारी मेहनत का फल हमें मिला है। तो भैया ये काम कर दिया गया है ना, तो बिल्कुल कोई शर्माने वाली बात नहीं है, तो कर दिया करें। तो बताइए मज़ा आ रहा है या नहीं, आप लोगों को समझाना मेरा उद्देश्य है और हमसे समझना आप लोगों का उद्देश्य है ना। तो इसीलिए अपने भाई को सपोर्ट करें और जो है मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आसमान की ऊंचाई ऊँचेंगे, यही अपना उद्देश्य है। और इसी के साथ इस सीरीज को यही समाप्त करते हैं और आगे की सीरीज कल आएगा आपका 5th एपिसोड और एक और आएगा 6th एपिसोड। तो इसी के साथ ये जो है भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा,
ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 1892 के अधिनियम के बाद आएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 के बाद परिषद अधिनियम के बाद आएगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 19 के भारत सरकार अधिनियम के बाद आएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बाद आएगा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। ये मतलब 4 अधिनियम आ रहे हैं, 1909, 1919, 1935 और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। मुझे तो भाइयों देखो ओरली याद है, मैं तो देख लेता हूँ थोड़ा बहुत और बस आप लोगों को पढ़ाने ओरली याद है मुझे। मैं चाहूँ तो अभी आधा घंटे में आपको 4 अधिनियम पढ़ा दूँ, लेकिन जो उससे पढ़ाने से आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। हम पढ़ाने को तो पढ़ा देंगे, है ना, 1 घंटे में हम पूरी भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ा देंगे, मंत्रों से जप देंगे, तो उससे आपको थोड़ी ना समझ में आएगा। आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो ठीक है। तो इसी प्रकार अपने भाई को सपोर्ट करिए और आसमान की ऊंचाई को छूइए। जय हिंद, जय भारत।